तो लोगों की जेब से पैसा निकालने की सिर्फ राजनीति हो रही है। माइनिंग के नाम पे लूट आज तक बंद नहीं हुई, सरपंचों से लूट आज तक बंद नहीं हुई, थाने तहसीलों में वही दलाली आज भी चल रही है जो पहले चल रही है। उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं बदली है। नहीं, मेरी बात सुनिए, उसके लिए जिम्मेदार आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, बीजेपी पार्टी जिसमें मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी पर्ची का सिस्टम है। अब से पहले भी तो कांग्रेस सरकार थी ना, जब लूट तो कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों ने बड़े तादाद पर उसका विरोध किया। ये साहब, आज इफ्तार पार्टी का कार्यक्रम रखा गया स्कूल में, क्या कहेंगे? रमजान के बाबरकत महीने की, पाक महीने की सबको शुभकामनाएं, सबको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी दुआएं और ईद की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। खुशियों का त्यौहार आ रहा है, सारे विवाद के लोग सारे गम भूलकर, चुनाव भी हार गए हम, इसका भी बहुत लोगों को गम था। अब मैं तमाम इलाके के लोगों से अपील कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ, सारे गम सारी चिंताएं छोड़ के ईद की खुशी मनाएं और बच्चों के साथ खूब एंजॉय करें त्यौहार। अच्छा, इफ्तार पार्टी में धार्मिक बातें ना करते हुए राजनीतिक बातें की गई, राजनीतिक प्रचार प्रसार किया गया है मंच से, क्या? देखो, हम राजनीति में हैं और इलेक्शन का टाइम था बेसिकली, है क्या, जैसे रमजान खत्म हो रहे हैं, 11-12 तारीख को ईद है और 19 को इलेक्शन है, तो हमारे यहाँ तो कैंपेनिंग हो ही नहीं पाई। लोकसभा की कैंडिडेट काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी कि भाई हम इस इलाके में हम प्रचार प्रसार करें, लेकिन क्योंकि रमज़ान का महीना है, लोग रोजे से रहते हैं, तो वो संभव नहीं है कि हम सभाएं कर सकें, प्रोग्राम कर सकें। तो उनको हमने बुलाया था कि इलाके के जिम्मेदार लोगों को, सारे गाँवों से हमने लोग बुलाए थे कि वो अपना मैसेज दे पाएँ। और जाहिर सी बात है, हम राजनीति में हैं, कुछ भी प्रोग्राम करेंगे तब भी लोग राजनीति से जोड़ के देखेंगे। तो हमें इस बात को कहने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं है कि अच्छी राजनीति कर रहे हैं हम, कोई गुनाह नहीं कर रहे, वो हम किसी भी प्रोग्राम में करें। हम राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजनीति कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक साफ सुथरी अच्छी इलाके को आगे बढ़ाने की, मुल्क को आगे बढ़ाने की राजनीति अगर कोई करता है तो फिर क्या दिक्कत है। मैं उठता बैठता कुछ भी करूं, आज लोग मुझे नोटिस करते हैं, किसी भी व्यक्ति को करते हैं राजनीति में जो है, हर व्यक्ति जो पब्लिक फेस है राजनीति में है, उसका उठना बैठना हर चीज़ नोटिस होती है और उस हर चीज़ को राजनीति से जोड़ के देखा जाता है। तो राजनीति में कोई अरब के लिए चला जाए, सऊदी अरब उम्रा करने, हज करने, उसको भी लोग राजनीति से जोड़ के। आगामी लोकसभा चुनाव किस तरह की तैयारी चल रही है इलाके में? लोकसभा चुनाव के लिए हम बूथ लेवल पे मजबूत रणनीति बना रहे हैं कि हर बूथ लेवल पे मजबूत काम हो, हर आदमी को जागरूक करा जाए इसके लिए कि ये संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये उन तमाम झूठे मक्कार लोगों से लड़ाई है जो इस मुल्क को जाति और धर्म के नाम पर बांटकर तमाम मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं मुल्क का, उन लोगों से लड़ाई है। तो उनसे से लड़ाई, हर आदमी तक ये मैसेज पहुंचाना बेहद ज़रूरी है कि ये और आम चुनावों से मुख्तलिफ अलग चुनाव है, इसमें तो संविधान को बचाने की लड़ाई है। आपने देखा नहीं, भाजपा के नेता मंच पे चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं कि हमारे 400 पार आ गए तो हम संविधान बदल देंगे, ये संविधान खत्म कर देंगे, मनुस्मृति का जो संविधान है वो लागू कर देंगे। तो हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष मुल्क था, धर्मनिरपेक्ष है और इंशाअल्लाह ताला हम जब तक हम जैसे नौजवान जिंदा हैं धर्मनिरपेक्ष रहेगा। जिस मजबूती के साथ आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, क्या उसी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में आप मेहनत करेंगे? 100%। पार्टी का छोटा से छोटा काम होगा, उसके लिए जी तोड़ मेहनत की जाएगी। और मैंने फिर कहा कि ये तो पार्टी पॉलिटिक्स से भी ऊपर उठकर इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है। इसीलिए पार्टी ने नेशनल लेवल पे इंडिया अलायंस के नाम से सारी विपक्ष की पार्टी जो इस विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है कि ये मुल्क सांप्रदायिकता से नहीं चल सकता, ये मुल्क मोहब्बतों का मुल्क है, ये मुल्क विविधता में एकता का देश है, ये इसकी आत्मा है, ये उसके साथ चलेगा। बहुत बड़ा वोट बैंक मिला। देखिए, लोगों को दुख हुआ, झटका लगा, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हमें वोट किया और बदलाव के लिए वोट किया। तो मैंने जैसे पहले कहा, जो दुख हुआ था वो सबसे मैं अपील कर रहा हूँ, लोगों को बाहर निकलना है, आने वाले समय के लिए तैयारी करनी है। और बीजेपी जिस तरह की डर की राजनीति इस इलाके में कर रही है, उस डर से भी किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। उसके साथ साथ मैं अपने इलाके के लोगों से कह रहा हूँ कि इस डर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डर पता है किस लिए है, ये डर इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आम आदमी की जेब से पैसा निकाला जा सके। जब रोज़ रोज़ ऐसे नफरत भरे बयान देंगे, लोगों में दहशत पैदा करेंगे, तो फिर जब दहशत बनती है, डरा हुआ व्यक्ति
कि जेब से पैसा निकालना आसान होता गोदी है। तो मीडिया- लोगों की जेब से पैसा निकालने की सिर्फ राजनीति हो रही है। माइनिंग के नाम पे लूट आज तक बंद नहीं हुई, सरपंचों से लूट आज तक बंद नहीं हुई, थाने तहसीलों में वही दलाली आज भी चल रही है जो पहले चल रही है। उसके लिए व्यवस्था कांग्रेस व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है। बदली है। नहीं, मेरी बात सुनिए, उसके लिए जिम्मेदार आज कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, बीजेपी पार्टी जिसमें मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भी पर्ची का सिस्टम है। अब से पहले भी तो कांग्रेस सरकार थी ना, जब लूट तो की कांग्रेस राजनीति की करती सरकार थी तो लोगों ने बड़े तादाद पर उसका विरोध किया। मुझे कोई संकोच नहीं है इस बात को कहने में, पूरी दुनिया जानती है। अच्छा मुख्तार उस जी, व्यवस्था का लोगों ने विरोध किया, लेकिन इसलिए विरोध किया था कि अच्छी व्यवस्था कायम हो। लेकिन आज दुर्भाग्य से स्थितियां बदतर हो गई हैं। आपकी बीजेपी की सरकार में, बीजेपी के शासन में पुराने शासन से भी बदतर स्थिति है। आपकी इफ्तार पार्टी में सभी हरियाणा तक के प्रत्याशी आए हैं कांग्रेस के। पूर्व राज्य मंत्री रही जायदा खान यहाँ नहीं पहुंची है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? उनको भी हमने न्योता दिया था कि भाई वो भी आए, पार्टी की कार्यकर्ता हैं, वो भी पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो देखो, जब एक विधानसभा में रहते हैं तो कई बार, मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ, हेल्दी एक कंपटीशन में कोई दिक्कत की बात नहीं है, हेल्दी एक प्रतिस्पर्धा में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस इलाके की और मुल्क की बेहतरी इसी में है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमारी पार्टी के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं कामा का बेटा हूँ। राजनीतिक रूप से जितनी ताकत मुझे मेरे इलाके के लोगों ने दी है, मैं पूरी जिंदगी चुनाव नहीं जीतूं और पूरी जिंदगी इन आदमियों की सेवा करूं। आप कांग्रेस में पूरी रिपीट हुए क्या? मेरी बात सुन ले पहले। जहां तक मुझे आज प्यार दिया मेरे इलाके के लोगों ने, इतने प्यार के लिए मैं पूरी जिंदगी इनकी सेवा करूं तो उसका कर्ज नहीं चुका सकता। मुख्तियार कुछ नहीं था, इन्होंने सब कुछ बनाया। तो इसलिए हाल पार्टी और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के इस मुल्क को बचाने की ज़रूरत है, इस मुल्क को बचाने की ज़रूरत थी। इसलिए उस विचारधारा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत थी। इसलिए हमने उन तमाम बातों को, ना कोई शर्त थी ना कोई कंडीशन लगाई पार्टी के सामने। इस विचारधारा के खिलाफ है हम कि देश को जो बांटने की राजनीति है, उस विचारधारा को खिलाफ लड़ने की आज ज़रूरत है। इसलिए 5 साल बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य की बात है। हम इस विचार के मानने वाले लोग हैं कि कल का नहीं पता क्या होगा, लेकिन आज जो जरूरी है, इस मुल्क को बचाने के लिए आज जरूरी था कि हम उस विचारधारा के खिलाफ खड़े होकर लोगों के बीच जाएं, तो वो फैसला जो सही लगा वो फैसला है। भाजपा ने इस बार 400 पार का नारा दिया है, कांग्रेस अपने आप को कहां देखती है इस बार? मैंने कहा, अगर भाजपा को 400 पार सीटें आ रही हैं तो कांग्रेस से ही गए हुए लोगों को क्यों ले रही है भाजपा? हर आदमी जो ईडी के नाम पे क्यों डरा रही है, क्यों मुख्यमंत्रियों को मुंह बंद कर रही है, क्या जरूरत है फिर? तो डरी हुई सरकार है, डरा हुआ तानाशाह है, जो ईडी, इनकम टैक्स और तमाम गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं उनको लगाकर इलेक्शन को मैनेज कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ नहीं रहे, इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं। इलेक्शन लड़ते तो कैंपेनिंग करते, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मैनेज कर रही है, लोगों को डरा के कि ये आदमी इन्फ्लुएंशियल है, ये हमारे खिलाफ जा सकता है, इसको ईडी की रेड डाल दो। सर आपने सड़क से लेकर धरने तक आपने पॉलिटिकली बेस बनाया, उसके बाद आपने चुनाव लड़ा और आज आप दूर दूर तक मुद्दों से भाग रहे, क्या वजह रही? मैं किसी भी एक मुद्दे से आज तक नहीं भागा। कोई एक मुद्दा बता दो जिसपे मैंने काम नहीं किया हो। नीमले वाले मामले पे आप क्या प्रयासरत हैं? नीमले- लोग हैं जिनकी शादियां ईद के बाद बिगड़ जाएंगी। नीमले वाले मसले पर मैं अकेला व्यक्ति हूं जिसने इसका भंडाफोड़ होने से पहले, इलेक्शन से पहले, जिसने वीडियो डालकर, वीडियो बनाकर लोगों को आगाह किया था कि ये फर्जीकारी है, ये लोगों को के पैसे ऐंठने का षड्यंत्र है। अकेला व्यक्ति था जो इसको समझ रहा था, भांप रहा था, और जिसके लिए मैंने लोगों को बोला, पब्लिकली बोला, वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाला। मुझे ही ट्रोल किया लोगों ने उसके बदले मुझे मजबूरी में वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो मैं पहले दिन से उस पर काम कर रहा हूँ। आज भी कानूनी पहलू जो हैं उस पर मजबूती से काम करूँगा, लेकिन मेरी हैसियत नहीं है कि मैं 200 करोड़ रुपए किसी की मदद कर दूँ। आप बताएं मैं क्या करूँ? मैं चाहता हूँ लोगों की मदद कर दूँ, लेकिन 200 करोड़ 500 करोड़ का घोटाला मुख्तियार कैसे उसको चुकाए? आखिरी सवाल सर ये है, आपने कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपने कांग्रेस का टिकट मांगा, उसके बाद फिर आपने बगावत करके चुनाव लड़ा कांग्रेस के खिलाफ। लोग कह रहे अवसरवाद की राजनीति, फिर से कांग्रेस में आ गए। मैंने क्या कहा आपसे? अब मेरा कौन सा अवसर सिद्ध होता है ये बताओ आप। अगर अवसरवाद की राजनीति करता मैं, अब मेरा कौन सा अवसर सिद्ध होता है? इलेक्शन 5 साल बाद होंगे, और मैंने फिर कहा आपसे
मेरी कोई शर्त नहीं थी पार्टी ज्वाइन करने की कि भाई मुझे टिकट देंगे मैं तब पार्टी ज्वाइन करूँगा। मेरी सिर्फ शर्त ये थी कि पार्टी चाहती थी मैं आऊँ पार्टी में, और मेरी विचारधारा ये है कि मैं इन ताकतों के खिलाफ लड़ूं। मुझे ये डर था कि कहीं हमारी फूट से देश विरोधी जो ताकतें हैं उनको बल ना मिल जाए, इसलिए मुझे पार्टी में आना।